बचा रहने दो, बस हो गया, बाद में बात करेंगे। देखो एक बार इसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कहते हैं बर्ड कॉन्टिनेंट, पश्चिम महाद्वीप कहते हैं। आकार इसका त्रिभुजाकार है, आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। देखो ये आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है और पश्चिम महाद्वीप के रूप में इसको जानते हैं, तो इट इज कॉल्ड बर्ड कॉन्टिनेंट, शेप ट्रायंगुलर है। देखो इसमें यहाँ पर आपकी रेखा जाती है, इसका नाम है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी जाती है, ठीक है ना। तो चूंकि दक्षिण अमेरिका पढ़ते समय तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोई मतलब है नहीं, तो ये देखो इक्वेटर, इक्वेटर के नाम से ही आपको दिख रहा है इक्वाडोर, है ना। चलो याद नहीं होता है सर, मैं तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और ही रहता है। तो बी सी ई, बी सी डी, ए बी सी डी ई, ऐसे याद कर लो, ए बी सी डी। तो आप इसमें डी मत याद करो, बी सी ई याद करो। तो बी से बनता है ब्राजील, बी से बनता है ब्राजील, सी से बनता है, देखो सी से दो बन रहे हैं, एक तो सी से कोलंबिया बन रहा है, यहाँ पर कौन सा देश पड़ता है? कोलंबिया। और एक सी से बनता है आपका कौन सा? एक आपका सी से बनता है कौन सा? चिली बनता है। तो ध्यान रखना कि कोलंबिया ऊपर है, चिली नीचे है। ऊपर कौन सी रेखा है? इक्वेटर, इक्वेटर से कौन से देश से? कोलंबिया से। और एक का मतलब इक्वाडोर पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर स्थित इक्वाडोर, इक्वेटर पर स्थित कौन सा? इक्वाडोर। तो बी सी ई, बी सी ई ध्यान रखिए बेटा, बी सी ई, ब्राजील कोलंबिया इक्वाडोर, ब्राजील कोलंबिया इक्वाडोर, इनसे जाती तुम्हारी कौन सी? भूमध्य रेखा, बी सी ई इसका एक ट्रिक है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो एक आपका आता है कौन सा? एक आता है मकर रेखा, ये आती है मकर रेखा। तो मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा पर आप देखेंगे तो इसमें आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में पद होता है, एसीपी होता है, पुलिस एसीपी, है ना। तो एसीपी साहब उसको क्या बोलते हैं? एसीपी साहब बोलते हैं, एसीपी साहब। ए का मतलब है अर्जेंटीना, सी का मतलब देखो आप याद रखना, सी का मतलब ऊपर कोलंबिया था, नीचे मकर रेखा की बात कर रहे हैं तो नीचे चिली है ना, ये चिली है, चिली है ना। और पी का मतलब पराग्वे, पी का मतलब पराग्वे, पराग्वे है ना, पराग्वे है। और बे से का मतलब कुछ नहीं है, बे का मतलब ब्राजील है ना, बे का मतलब ब्राजील। एसीपी साहब, ए का मतलब अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राजील। इससे जाती तुम्हारी कौन? इससे जाती तुम्हारी इक्वेटर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। एक बात होगी आपकी। अब देखो आप नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं, अगली बात पर देखो बेटा, यहाँ पर ये आपका उत्तरी अमेरिका है ना, मैक्सिको, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, एल सल्वाडोर, पनामा है ना, बेलीज, एल सल्वाडोर, पनामा, ये आपके देश पड़ता है। यहाँ पर पनामा, पनामा है, यहाँ पर पनामा देश पड़ता है, यहाँ पर पनामा देश पड़ता है, यहाँ पर पनामा है। अब सुनो आप, पनामा ये तो हो गया ऊपर हो गया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका हो गया, मिडिल अमेरिका। और ये कौन सा है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। देखो मध्य अमेरिका के 7 देश है, चलेंगे तो पड़ेंगे वहाँ पर, मध्य अमेरिका के 7 देश है। ये मध्य अमेरिका का पनामा देश और इस दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना, ये कौन सा पड़ता है? कोलंबिया पड़ता है, यहाँ पर कोलंबिया। और इसी पनामा देश में देखो इस तरफ, इस दक्षिण अमेरिका की इस तरफ जो महासागर है उसका नाम अटलांटिक है, दक्षिण अमेरिका की इस तरफ जो महासागर है इसका नाम कौन सा? प्रशांत। तो उधर है ना, इधर पड़ता है आपका अटलांटिक और इधर पड़ता है कौन सा? प्रशांत। देखो अटलांटिक का ये जो हिस्सा है इसको कैरिबियन सागर कहते हैं, अटलांटिक का ये हिस्सा क्या कहलाता है? कैरिबियन सागर कहलाता है, कैरिबियन सागर। और अटलांटिक महासागर को और इस प्रशांत से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई, यहाँ पे एक नहर बनाई गई पनामा देश में, इसको कहते हैं पनामा नहर कहते हैं। तो देखो पनामा नहर के बारे में एक सबसे बेसिक बात आप ये समझ जाओ। देखो पनामा जो नहर है, ये पनामा नहर, ये पनामा नहर किन किन किस देश में है? पनामा देश में। किन सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक को प्रशांत से, या फिर कैरिबियन को किससे जोड़ती है? प्रशांत से जोड़ती है, कैरिबियन को प्रशांत से। लोक प्रणाली पर आधारित नहर है ना, लोक प्रणाली पर आधारित पड़ती है, लोक प्रणाली पर आधारित। देखो ये कोलंबिया, इस तरफ आप देखोगे तो कोस्टा रिका, कोलंबिया और कोस्टा रिका के बीच में कैसे कोलंबिया कैसे कोस्टा रिका, और इन दोनों के बीच में पनामा देश है, ये यहाँ से और ये पनामा देश आपको दिख रहा है, पनामा इधर पनामा इधर पनामा है। और दोनों के बीच में यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, तो ये एक नहर बनाई गई और इसी नहर को हम क्या बोलते हैं? इसी नहर को पनामा नहर के रूप में जानते हैं, जो अटलांटिक और प्रशांत को आपस में जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक का एक सागर है जिसका नाम कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सी है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसे 1914 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया है ना, तो इसे अमेरिका ने बनाया 1914 के अंदर। ये जो नहर है इसको बनाने का सुझाव जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? हम्बोल्ट है। हम्बोल्ट के द्वारा ही इस नहर को बनाने का सुझाव दिया गया था, हम्बोल्ट के द्वारा ही इसको बनाने का सुझाव दिया गया था। 3 लोग हैं, गाटन, पेड्रो और मेराफ्लोरस, है ना। तो मेराफ्लोरस, गाटन और एक कौन सा है? ये विंडो खोल दो नहर, है ना। ये 3 गेट 3 लोक प्रणाली पर काम करती है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर? 82। नहर की चौड़ाई 90 किलोमीटर है और न्यूनतम गहराई जो है 12, कम से कम 12 से ज्यादा है। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जिस समय हुआ वो कौन सा वर्ष है? 2015 है। राष्ट्रीयकरण मतलब अमेरिका ने बनाया, है ना। सर अब मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, नहीं आएगा देखो मजा, क्योंकि देखो पढ़ाई है ना, ये पढ़ने में मजा आए तो आसान थोड़ी ना है कि पढ़ने में मजा आ जाए ना। इतना आसानी थोड़ी पढ़ने में मजा आता है। नहीं आएगा पढ़ने में नहीं आएगा। भूमध्य रेखा एक ए बी सी ई, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। नीचे मकर रेखा, एसीपी साहब, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और ब्राजील, है ना, एसीपी साहब है कि नहीं। हाँ चलो 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 आगे देखो, आगे देखो, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। मजा की बात मत करो आप। देखो इधर अटलांटिक, अटलांटिक से जुड़ी, प्रशांत से जुड़ी। अरे बहुत तगड़ा मसाला है इसमें, अरे भाई बहुत तगड़ा मसाला है ये। हाँ सुनो, बहुत तगड़ा मसाला है यार, ये कंटेंट बहुत तगड़ा है यार, तुम प्रिंट निकाला होगा तुमने, मैंने कल दिलवा दिया था। हाँ उसमें देखना आप यार, ये कंटेंट बहुत जोरदार है यार, बहुत मेहनत करके लिखा है यार, ऐसे थोड़ी ना। देखो कैसे साफ साफ लिख रखा है, आप देख रहे हो कितना साफ साफ एक लाइन की चीज को, एक आध जगह पर कुछ कुछ एरर है, उन करवा दूंगा मैं, ठीक गलती से लिखा गया कहीं पर। इतना बढ़िया कंटेंट लिखा हुआ है, सारे घास के मैदान, सारे पर्वत, सारे पठार, सारी नदियां, सारी झीलें, सारे जो खनिज, तमाम चीजें इसमें पड़ जाएंगी, तमाम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखो एक बार, ठीक है ना। समय नहीं है ना, नहीं तो मैं पढ़वाता लिखवा तो मैंने क्लास में लिखवाया, ये तो क्लास में हमारे राजस्थान का आरएएस का बैच है, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें पढ़ाता हूं ना, तो आरएएस में ही पढ़ाता हूं मैंने, आरएएस के बच्चों को पढ़ाया भाई, ये आरएएस फिल्म्स के लिए पढ़ाया था मैंने, ये वाला सारा ये सब कंटेंट उसका है, सिविल सर्विस का ये खुद भी, ये सारा कंटेंट खुद सिविल सर्विस के लिए पढ़ाया गया, ताकि ये देखो ऐसे लोक प्रणाली पर ऐसे एंटर करता है, फिर पानी नीचे जाता है, फिर इधर आता है, फिर दोनों बराबर आगे, फिर सिप को आगे बढ़ा देते हैं, फिर इस पानी को फिर ऊपर नीचे किया जाता है, फिर सिप को आगे बढ़ा देते हैं, और फिर ये आगे उतर जाता है किसमें जाकर के, फिर आगे उतर जाता है, ठीक है। ऐसे प्रशांत अटलांटिक इसमें। अब सुनो, एक पर होता है एंडीज, है ना, एक पर होता है कौन सा? एंडीज। हाँ कल ऑफलाइन में एक बैच कंप्लीट करना था, तो उसके चलते क्लास नहीं हो पाई, उसको 9 बजे करेंगे उस क्लास को ना, 9 बजे करेंगे उसको। एंडीज पर्वत, ये एक नवीन मौलिक पर्वत, एंडीज कैसा है? नवीन जैसे हिमालय है वैसे न्यू फोल्डेड माउंटेन कौन है? एंडीज। अब एक ध्यान रखना, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, 72 किलोमीटर लंबाई है ना, तो 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर लंबाई है, 7200 किलोमीटर लंबाई, यह है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, जिसको बोलते हैं एंडीज। क्या बोलते हैं जिसको? एंडीज बोलते हैं, एंडीज। अब सुनो बेटा, इसका जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे, दक्षिण अमेरिका कौन सा तट है? पश्चिमी तट के सारे, दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट के सारे, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे है। और इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है ए बी सी डी ई वी,
ABCDEVP है ना, ABCDEVP इसको ऐसे याद करना। एंडीज किन किन देशों में ABCDEVP, ABCDEVP ऐसे याद करना। ABCD, ए का मतलब होता है सबसे पहले ये वाला देश जिसको बोलते हैं अर्जेंटीना, यहाँ पर फैला हुआ है। बी का मतलब होता है, और इसका मतलब बोलीविया, बी का मतलब क्या होता है बोलीविया, यहाँ पर बोलीविया में फैला हुआ है, ठीक है ना। सी का मतलब होता है कौन सा, देखो सी का मतलब इधर पड़ता है आपका कौन सा, चिली, चिली है, तो चिली मतलब होता है चिली। सी का मतलब होता है इस तरफ कौन सा पड़ता है आपका, कोलंबिया। सी का मतलब कोलंबिया भी हो, कोलंबिया भी है ना, चिली कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है ना, इसमें कोलंबिया भी आप ऐड रख लेंगे, कोलंबिया। ई का मतलब है, डी का कुछ मतलब नहीं होता, ई का मतलब इक्वाडोर, वी का मतलब इक्वाडोर यहाँ पर पड़ेगा, इक्वाडोर यहाँ पड़ेगा, इक्वाडोर यहाँ पर है। फिर आपका वी का मतलब है वेनेजुएला, यहाँ पर वेनेजुएला पड़ता है, मराकैबो झील पड़ती है यहाँ पर। और पी का मतलब है कौन सा, पी का मतलब पैराग्वे है ना, और पी का मतलब पेरू है ना, पी का मतलब क्या आएगा, पेरू आएगा, पी का मतलब पेरू। तो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला, इन तमाम देशों के अंदर फैला हुआ है, और इन सब के अंदर फैला हुआ है कौन सा, एंडीज। देखो एंडीज में एक पर्वत चोटी पड़ती है, एंडीज में जो पर्वत चोटी है यहाँ पर अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है, और इसको बोलते हैं माउंट अकांकागुआ। क्या बोलते हैं, माउंट अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ बोलते हैं। माउंट अकांकागुआ 6960 मीटर, माउंट अकांकागुआ 6960 मीटर। और माउंट अकांकागुआ जो है, माउंट अकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक, माउंट अकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज पर्वत। इस एंडीज की सबसे ऊंची कौन सी, माउंट अकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची है, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची कौन सी, माउंट अकांकागुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी भी कौन सा है, अकांकागुआ पड़ेगा, अकांकागुआ। यहीं पे एक दर्रा पड़ता है इसके नजदीक में ही, इसका नाम है उस प्लाटा दर्रा है, उस प्लाटा दर्रा है, उस प्लाटा दर्रा। चिली अर्जेंटीना सीमा पर है कौन सा, चिली अर्जेंटीना सीमा पर है उस प्लाटा, कौन सा पड़ता है, उस प्लाटा दर्रा पड़ता है, उस प्लाटा पड़ता है, ठीक है ना। देखो ये एंडीज की दो ब्रांच, एक ओरिएंटल एंडीज और एक ऑक्सीडेंटल, पूर्वी एंडीज और कौन सा, पश्चिमी एंडीज। मागदलिना नदी इसमें गिरती है, बहती है इसमें घाट से, मागदलिना पढ़ेंगे आगे चल करके, ये बात समझ में सारी। आगे चलो, अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित माउंट अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका सहित पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। एंडीज में प्लाटा दर्रा चिली अर्जेंटीना सीमा पर अवस्थित है। इसके अलावा सुनो ये वाला, इसके अलावा सुनो, इसके अलावा सुनो, इसके अलावा ये वाला, इसके अलावा सुनो आप एक बार, है ना, इसके अलावा सुनो, इसके अलावा इसमें क्या क्या बात है बेटा, सुनो। ये तुम्हारी इक्वेटर है, यहाँ पर देश पड़ता है इक्वेडोर, और इक्वेडोर में एक ज्वालामुखी पड़ता है, इसका नाम कोटोपैक्सी, 19,613 फीट पर है, 19,613 फीट पर, और 19,613 फीट पर स्थित है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वेडोर देश में है। विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रही, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कोटोपैक्सी इज द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन द इक्वेटर एंड आल्सो लोकेटेड इन एंडीज माउंटेन, 19,613 फीट। फिर यहीं पे आप देखोगे तो एक राजधानी पड़ती है लापाज, कौन राजधानी पड़ती है, लापाज। लापाज इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया, एंड लापाज इज द हाईएस्ट लोकेटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची जो वो है राजधानी, वो लापाज है ना। तो लापाज दुनिया की सबसे ऊंची जो है राजधानी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी माउंट अकांकागुआ है, यही माउंट अकांकागुआ निकट में एक दर्रा पड़ता है उस प्लाटा, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है। एक झील पड़ती है यहाँ पर, टीटीकाका, टीटीकाका बेटा कौन सी है, टीटीकाका। टीटीकाका इज द हाईएस्ट बोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, जिसमें नौका भी चलती है, नाव भी चलती है। तो दुनिया की सबसे जो बड़ी नौकागम्य झील है वो टीटीकाका, बोलीविया देश में पड़ती है, पेरू बोलीविया की सीमा, इधर पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया की सीमा पर पड़ती है टीटीकाका झील, और दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बोटिंग लेक, हनीमून लेक भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड हनीमून लेक। ये सब जानकारी इस स्लाइड में तो माल भरा पड़ा है बहुत तगड़ा वाला। देखो कोटोपैक्सी है, टीटीकाका है, बोलीविया में एक और झील पड़ती है, पूपो झील है, लापाज है ना, ये सब देखो कितनी अच्छी जानकारी है। यहाँ पर अकांकागुआ लिखा है, उस प्लाटा दर्रा लिखा है, इसमें तो बहुत सारा कंटेंट है, इस एक स्लाइड में तो बहुत सारा कंटेंट है ना। बच्चों को सब ऊपर रख दिए लोग, यही समय की कर कोई और सब्जेक्ट रख क्लास शुरू कर देते ना, इनको ब्लॉक क्यों नहीं करते हो इन सबको, तुम फालतू के बच्चों को, ये अनचंट क्यों ज्ञान पेलने आते हैं क्लास में। मतलब ये फालतू के ज्ञान चिपकाने जो आते हैं, इस पे ध्यान दे लो चुपचाप, इस पे ध्यान दे लो ना। क्या है ना कि कई बार ना लिखवा के पढ़ाऊं, अच्छा लिखवा के पढ़ाऊं, अरे ज्ञानियों लिखवा के पढ़ाओ, अरे वाह भाई वाह, मतलब सोचने की बात है, बस सोच के देखो, तुम एक बार ये कह रहे हैं लिखवा के पढ़ाओ, ये गजब यार, तुम बावड़े हो, सच में बावड़े हो कि जानबूझ के कर रहे हो, तो लिखवा के पढ़ाऊं, ये पेपर तक दो ही मादी होंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, पेपर तक दो, पेपर के बाद पढ़ा देना, फिर ये तुम करके करते हो। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट एंडीज के पश्चिम में है, देखो ये एंडीज है, ये वाला एंडीज, एंडीज, और यहाँ पे एक मरुस्थल पड़ता है, यहाँ पर दो देश है ना, दो देश पड़ते हैं यहाँ पर, ऊपर तो पड़ता है पेरू, नीचे पड़ता है चिली, पेरू और चिली, और इसके सारे देखो ये ठंडी जलधारा बह रही है, ये ठंडी जलधारा बह रही है, ठंडी जलधारा बह रही है, और ये जो ठंडी जलधारा बह रही है ना, इस ठंडी जलधारा का जो नाम है, इसका नाम है पेरू की धारा। क्या नाम है, पेरू की धारा। इसकी व्याख्या हमबोल्ट ने करी, इसलिए इसको बोलते हैं हमबोल्ट की धारा, हमबोल्ट की धारा बोलते हैं, तो पेरू की धारा, या फिर इसको बोलते हैं कौन सी, हमबोल्ट की धारा। और ये मरुस्थल अटाकामा, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, अटाकामा है, अटाकामा है, ठीक है ना, अटाकामा है, ठीक है ना। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसमें एक स्थान पड़ता है अरिता अरिटा, पेरू के अंदर, और पेरू का जो अरिता अरिटा है वह पेरू का अरिता अरिटा इक्विक क्षेत्र में पड़ता है, और अरिता जो है यह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। इस मरुस्थल के अंदर, इस मरुस्थल के अंदर, तो मरुस्थल के अंदर नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट है ना, तो नाइट्रेट के विशाल भंडार मिलते हैं किस मरुस्थल में, अटाकामा मरुस्थल, सबसे शुष्क मरुस्थल, और दो देशों में पेरू और चिली के अंदर फैला हुआ है, एंडीज के पश्चिम की तरफ पड़ता है। इस मरुस्थल का जब विकास हुआ, यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, पेरू या हमबोल्ट की कोल्ड करंट बहती है, ठंडी जलधारा बहती है। नेक्स्ट देखो झील है मेराकैबो, मेराकैबो झील देखो, ये यहाँ पर वेनेजुएला देश पड़ता है, वेनेजुएला से नदी बहती है, इसका बोलते हैं आरोनिको, और आरोनिको जहाँ से बहती है वहाँ पर घास के मैदान, लानोज घास, वेनेजुएला ला से बनता है लानोज, तो वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान, और वेनेजुएला में एक झील मिलती है मेराकैबो, मेराकैबो, और मेराकैबो झील है ना, ये दुनिया में सबसे बड़े पेट्रोलियम भंडारों के लिए जानी जाती है। पेट्रोलियम भंडारों की दृष्टि से वेनेजुएला कौन सा स्थान है दुनिया में, पहला स्थान है पेट्रोलियम भंडारों की दृष्टि से, मेराकैबो झील आएगी। अगला एक नदी जिसको बोलते हैं अमेज़न, अमेज़न, अमेज़न रिवर, देखो ये आपकी अमेज़न, अमेज़न के अंदर
निग्रो, जापुरा, पुरुष, मेदिरा, तमाम जो है ना, ये सब सहायक नदी है। तो निग्रो इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी मेदिरा है, इसकी एक सहायक पुरुष है ना, ऐसे करके। और कोई एक नदी यहाँ पर टोकेंटिस, कौन सी है? टोकेंटिस। तो अमेजन इस प्रकार से बहती है और अमेजन अपना डेल्टा पेरू से निकलती है और अमेजन अपना डेल्टा किस पर बनाती है? विषुवत रेखा के ऊपर बनाती है, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा के निकट में ही अपना डेल्टा कौन बनाती है? तो विषुवत के निकट ही डेल्टा बनाती है कौन? जिसका नाम टोकेंटिस नदी। एक साओ फ्रांसिस्को नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी। एक नदी मागदलिना है, कौन सी मागदलिना? ओरिएंटल एंडीज और ऑक्सीडेंटल एंडीज के बीच में मागदलिना है। एक नदी जिसको अपन बोलते हैं बेटा पराना, और एक नदी जिसको बोलते हैं पराग्वे। पराना और पराग्वे दोनों मिलती है और रायो डी ला प्लाटा का मैदान बनाती हुई और गिरती है अटलांटिक महासागर। ये जो महासागर है ये कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है ना। तो एक पराना नदी आती है, एक पराग्वे नदी आती है। पराना आती है, एक पराग्वे आती है, एक पराना आती है और एक पराग्वे आती है, एक पराना आती है, एक पराग्वे आती है, दो नदियां, ठीक है ना। एक पराना आती है और एक कौन सी आती है? पराग्वे, ठीक है ना, राइट। पराना आती है और एक पराग्वे आती है। देखो अमेजन का उद्गम होता है एंडीज पर्वत में, पेरू से। एंडीज पर्वत में किससे होता है? पेरू देश से होता है ना, पेरू देश से होता है, ठीक है ना, पेरू देश से। तो इसका उद्गम पेरू देश में एंडीज पर्वत से होता है और ब्राजील से प्रभावित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अपना डेल्टा विषुवत पर बनाती है, विषुवत रेखा पर बनाती है, ठीक है ना। अपना डेल्टा विषुवत रेखा पर बनाएगी, ओके, विषुवत रेखा पर बनाएगी, ठीक है ना। अब सुनो, आप दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील, ध्यान रखिएगा, नील सबसे लंबी है। लेकिन नील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी अमेजन है। लेकिन अगर बेसिन की बात करें, अपोहा द्रोणी की बात करें, ड्रेनेज बेसिन की बात करें, तो ड्रेनेज बेसिन की दृष्टिकोण से, ड्रेनेज बेसिन की दृष्टिकोण से, ड्रेनेज बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन किसका है? तो अमेजन का है। किसका है? अमेजन का। कारण भी है इसका बड़ा सिंपल सा, इक्वेटर के आसपास रेनफॉल ज्यादा होती है, यहाँ से इस प्रकार से पवनें आती हैं जो आपकी जो क्या कहते हैं व्यापारिक पवनें आपकी जो आती हैं, व्यापारिक पवनें इधर से अटलांटिक से पानी लेती हैं, यहाँ पर बारिश करती हैं और फिर इसका जो है कई सारी छोटी छोटी नदियां बन जाती हैं और बड़ा बेसिन इसका हो जाता है। अमेज़न जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर सुनो आप दूसरी बात सुनो, अमेजन जो है, अमेजन भैया सुनो, अमेजन जो नदी है, इस अमेजन बेसिन सबसे बड़ा है। यहाँ पर एनाकोंडा सर्प की एक प्रजाति पाई जाती है, नोट्स में नहीं मिलेगा एनाकोंडा। और अमेजन जो नदी है ना, वो अमेजन नदी को लेकर अपन बात करते हैं तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी खोई गई और अमेजन के बहाव क्षेत्र के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, आप सब जानते हैं कर्क भूमध्य रेखा के आसपास कौन सा कटिबंध है? ऊपर में कर्क और नीचे मकर, इनके बीच में कौन सा उष्णकटिबंध है? तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा है? अमेजन है। तो अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है, जिसे सेल्वा या सेल्वास के नाम से जाना जाता है, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है, सब बातें लिखती है, ठीक है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट सब देखो, इसमें जो सहायक नदी है उसमें एक नदी है जापुरा, एक नदी है जुड़वा, जापुरा जुड़वा पुरुष मेदिरा निग्रो, है ना, एक जुड़वेना, ठीक है ना। मैंने लिखा यहाँ पर सहायक नदियों में जापुरा, जुड़वा, पुरुष, मेदिरा, जुड़वेना और निग्रो। और एक रबर संग्रहण केंद्र है ना, रबर संग्रहण केंद्र है जिसको बोलते हैं कौन सा? मनोस। तो ध्यान रखना, मनोस एक रबर संग्रहण केंद्र है इस अमेजन के बेसिन के अंदर। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा जनजाति कोई है तो यानोमामी जनजाति, यानोमामी, यानोमामी, है ना। तो यानोमामी जो ट्राइब है वो यहाँ पर निवास करने वाली सबसे बड़ी ट्राइब ग्रुप में, सबसे बड़ी ट्राइब ग्रुप में जानी जाती है यानोमामी। यानोमामी ट्राइब सबसे बड़ी यहाँ की जनजाति, ठीक है। फिर देखो एक नदी है आरोनिको, देखो ये यहाँ पर आपको मेराकाबो झील बताई बेटा, मेराकाबो झील के इधर आप आओगे तो वेनेजुएला के अंदर ही ये गुआना वेनेजुएला उच्च भूमि से निकलती है और वेनेजुएला उच्च भूमि से निकल करके और ये इस तरीके से बहती हुई और ये नदी आपकी अपनी गिरती है कैरिबियन सागर के अंदर। इस आरोनिको की सहायक नदी है, इसका नाम है कैरोनी। कौन सी सहायक नदी? कैरोनी। और कैरोनी जो नदी इसके ऊपर एक जल विद्युत परियोजना इसको बोलते हैं गुई, कौन सी है? गुरी जल विद्युत परियोजना है। और कैरोनी नदी की सहायक नदी चुरुन, कौन सी नदी है? चुरुन। तो आरोनिको की सहायक कैरोनी, कैरोनी की छोटी सहायक है चुरुन। और चुरुन नदी पर एक जलप्रपात आपको दिख रहा है, इसका नाम है कौन सा? इसका नाम है एंजिल। एंजिल, एंजिल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजिल व्हिच इज लोकेटेड ऑन द चुरुन रिवर व्हिच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोनी। कैरोनी, ठीक है ना। हाँ बनाएंगे बनाएंगे ओरोनिको, ठीक है ना। तो ओरोनोको इसको बोलते हैं, ओरोनोको इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। चुरुन नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। आप देखो एक मैंने बताया ना अभी, ओरिएंटल एंडीज और एक इसकी ब्रांच है ऑक्सीडेंटल एंडीज। इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली ब्रांच घाटी है, इस ब्रांच घाटी से बहती है और कैरिबियन सागर में गिरती है। इसको बोलते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं कौन सी? मागदालिना। कौन सी है? मागदालिना, मागदा। दोनों के बीच से बहती ब्रांच घाटी गिरती है आपके ब्रांच इसमें कैरिबियन सागर के अंदर, ठीक है ना। एक टोकेंटिस नदी है, कुछ ज्यादा खास बात नहीं, ब्राजील से बहती है, टुकुरई, है ना। तो टुकुरई जल विद्युत परियोजना टोकेंटिस नदी के ऊपर ब्राजील के अंदर। एक पराग्वे और पराना नदी मैंने आपको बताया था, दोनों नदियां मिलती हैं, दोनों नदियां मिलती हैं और दोनों नदियां मिलकर के और मेरे भाई दोनों नदियां मिलकर के ड्राइव डी ला प्लाटा का मैदान बनाती हुई और गिरती है कहां पर? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ड्राइव डी प्लाटा के नाम से ना, डी ला प्लाटा, हां ड्राइव डी ला प्लाटा या ला प्लाटा, डी ला प्लाटा मैदान के नाम से गिरती है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं घास के मैदान, ठीक है। आप सुनो बेटा, आप सब जानते हैं कि मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, मकर और कर्क के बीच में कौन सा आता है? उष्णकटिबंध। ये यहां पर ये वाला जो आपका आएगा, ये वाला यहां तक, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ट्रॉपिकल है ना। इक्वेटर के आसपास कौन सा है? ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है। इसके नीचे शीतोष्ण और इसके ऊपर भी कौन सा है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण है, शीतोष्ण है, ठीक है ना। अब सुनो आप सुनो थोड़ा सा, है ना, यहाँ से ध्यान दो। और यहाँ पर आपका ये वाला जो वन क्षेत्र है जो कि अमेजन का वन है, इसको क्या बोलते हैं? सेलवास। क्या बोलते हैं इसको? सेलवास। सेलवास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है किसका? अमेजन का। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्थ लंग कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है इसलिए। और पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन का वर्षा वन है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र अमेजन नदी का भाव क्षेत्र मिलता है आपको देखने को, ठीक है ना। फिर आप देखो अगला नेक्स्ट एक मिलता है वे, देखो आप ऐसे याद कर लो, ऐसे कर लो, वे ने जू ए ला से बनता है, लास्ट में लानोज, ऐसे क्या बनता है? तो वे ने जो ए ला में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है, लानोज के अंदर। आरोनिको नदी से बहती है, आरोनिको नदी से बहती है, लानोज, लानोज, ठीक है ना। लानोज घास का मैदान है। एक आप देखो यहाँ पर ब्राजील के अंदर कंपोज, कौन सा मिलता है? ब्राजील में मिलता है कंपोज। ये भी उष्णकटिबंधीय, कर्क मकर, मकर रेखा से ऊपर है, कर्क रेखा के नीचे, तो ये उष्णकटिबंध में। तो कंपोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास ये अर्जेंटीना में, किसमें है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिन्हें दक्षिण अमेरिका के ब्रेड बास्केट कहा जाता है। देखो जो शीतोष्ण कटिबंध होंगे, शीतोष्ण कटिबंध इसमें होती है गेहूं की कृषि, किसकी कृषि होती है? गेहूं की कृषि। इसलिए गेहूं की कृषि जिस महाद्वीप के होंगे, जिस महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंध के घास मैदान होगा उसे उस महाद्वीप की क्या कहते हैं? जैसे वेल्ड दक्षिण अफ्रीका की ब्रेड बास्केट, प्रे उत्तरी अमेरिका की ब्रेड बास्केट, स्टेपीज एशिया की ब्रेड बास्केट है कि नहीं, कैंटरबरी न्यूजीलैंड की ब्रेड बास्केट, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की ब्रेड बास्केट है कि नहीं। तो ऐसे ही पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका की क्या है? ब्रेड बास्केट। दक्षिण अमेरिका ना, दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अफ्रीका लिखा गया इसमें गलती से ना, बाय दक्षिण अफ्रीका हो गया। दक्षिण अमेरिका की ब्रेड बास्केट रोटी की टोकरी इसको कहते हैं, ठीक है। एक बेटा सुनो एक बार, यहाँ पर बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है एक, यहाँ पर एक आपको मिलता है ग्रांड चाको। देखो ये दुनिया के सबसे कठोर लकड़ी के वन है, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, ठीक है ना। बोलीविया में, उरुग्वे में, पराग्वे में
बोलीविया में, उरुग्वे में, उत्तराखंड में कठोर लकड़ी के वन है। और ये कठोर लकड़ी के जो वन है ना, इन कठोर लकड़ी के वनों को ही हम कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं ग्रांड चाको। देखो इनके बारे में कहा जाता है ग्रांड चाको वन की कुल्हाड़ी टूट जाएगी पर ये टूटेंगे नहीं, लकड़ी नहीं कटेगी, इसलिए कुल्हाड़ी तोड़ वन एक्स ब्रेकर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड एक लकड़ी मिलती है जिसका नाम है क्वेबैको, एक लकड़ी है जिसका नाम है क्वेबैको। क्वेबैको इज द हार्डेस्ट वुड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कठोरतम लकड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुधा, ऐसा ही होता है, कुल्हाड़ी टूट जाती है, पेड़ नहीं कटता है पूरा एक कुल्हाड़ी से। सो कुल्हाड़ी तोड़ वन कहते हैं। क्वेबैको यहाँ का मुख्य वृक्ष है, मुख्य जो मेजर जो मेन ट्री है यहाँ का कौन है, ये आपका क्वेबैको। बोलीविया, उरुग्वे और उत्तराखंड देशों में फैला हुआ है। अब बेटा सुनो एक बार, इसमें दो छोटी छोटी तीन बातें हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। उसको बोला बच्चा, देखो कॉफी, कॉफी की बात करते हैं नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट कॉफी की बात करता है तो ब्राजील और कोलंबिया दो देश आते हैं, एक ब्राजील आता है और एक कौन सा आता है, कोलंबिया, ठीक है ना भाई। अगला पढ़िए फिर इससे नेक्स्ट सीक्वेंस में। अगला आता है आपका बच्चा कौन सा, एक आता है, एक तो देश आता है आपका ब्राजील, एक आता है कौन सा, कोलंबिया। पानी थी, एक ब्राजील आता है, कोलंबिया आता है। देखो कॉफी, कॉफी कहवा के उत्पादन में ब्राजील का पहला, कोलंबिया का दूसरा स्थान है। ब्राजील का पहला चांद दिला ही रहे हैं, इसी लकड़ी से बड़ा बनाएंगे, वो कभी नहीं टूटेगा, कोई चोर नहीं घुसेगा, ये नहीं कहेंगे नहीं वो कभी नहीं टूटेगा, वो दिमाग में नहीं आया, इसके दिमाग में आया, नहीं बोलना होता है यार अजीब बच्चे हो ना तुम। में सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। ब्राजील सुनो, ब्राजील ब्राजील का कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान है, कोलंबिया का दूसरा स्थान है। उत्पादन तो ये ब्राजील में कॉफी के बागान, ब्राजील में कॉफी के बागान जो है, कोलंबिया मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मिलता है का के अंदर कॉफी के लिए एक बहुत अच्छी मिट्टी टेरारोसा, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा इसमें मिलता है, ज्यादा मिलता है। ब्राजील और ब्राजील के बाद गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है ना, ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर चीनी और गन्ना उत्पादन के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। ब्राजील के अंदर एक शहर पड़ता है, थोड़ा दूर हमने बनाया था कि समझ में आ जाए, बाकी नजदीक पड़ेगा इसके ना, जिसका नाम है साओ पोलो। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी, कॉफी का शहर किसे कहा जाता है, साओ पोलो, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका सेंटोस पड़ता है, सेंटोस बंदरगाह है, यहाँ से कॉफी का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया भर में, इसलिए कॉफी बंदरगाह, कॉफी पोर्ट जो है वो किसको कहते हैं, ये कहते हैं किसको, तो ये कहते हैं है ना, ये किसको कहते हैं, इसको कहते हैं सेंटोस को कहते हैं। सुनो बेटा, देखो तांबा उत्पादन में ध्यान रखना है ना, तांबा के उत्पादन में बेटा सुनो, तांबा के उत्पादन में एक खान है जिस चिली के अंदर, इसका नाम कौन सी, चुपी माटा की खान, विश्व की सबसे बड़ी तांबे खान है, लोस एरेना, कौन सी लोस एरेना, ये भी यहीं पर पड़ती है। कराजिस ब्राजील का, काली कोलंबिया का कोयले के लिए, लोह एस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट इताबिया ब्राजील, मिनास गेरास दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, याद रखना इसको याद रखना पक्का। नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार अटाकामा में चिली देश में, फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार पेरू में, एक गुआना चिड़िया होती है वो बीट करती है और उससे बीट के संचयन से फास्फेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। और अर्जेंटीना में बड़े बड़े कृषि फार्मों को क्या कहते हैं, तो बड़े बड़े कृषि फार्मों को कहते हैं, ये है आपका एस्टेंसिया कहते हैं। एक जीव मिलता है इंडियन में अल्फाफा, जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त होती है। और एक मिलता है लामा, एक जीव होता है जिससे बोझा ढोया जाता है, बोझा, ठीक है ना। एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखो, देखिए ये वाला यहाँ पर एक जल संधि है, इसको मैगेलन, कौन जल संधि बोलते हैं, मैगेलन जल संधि बोलते हैं। ये द्वीप पड़ता है टीरा, है ना, टीरा डेल फ्यूगो, ये भी पड़ता है। तो अर्जेंटीना और चिली के नीचे की तरफ देखोगे तो टीरा डेल फ्यूगो दिखेगा, इससे मैगेलन जल संधि आपकी अलग करती है। इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, अटलांटिक और प्रशांत दोनों का आपस में जुड़ता है कौन, ये जुड़ता है मैगेलन स्ट्रेट जोड़ती है, मैगेलन स्ट्रेट जोड़ती है, ठीक है ना। एक ही पवन वो है, बाकी कुल पड़ेंगे फिर आपको। देखो एंडी पर्वत के सारे नीचे उतरते हैं पवन, ये कहते हैं जोंडा। तो अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है, सॉरी गर्म पवन है। और पंपीरो जो है, वो पंपीरो अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। उत्तरी अमेरिका ग्रेट प्लेन्स में चलती है, जिसको बोलते हैं ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका के इसमें चलती है ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका ग्रेट प्लेन में चलती है कौन सी, ब्लैक रोलर, जो कि एक प्रकार की गर्म पवन है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। साउथ अमेरिका को पढ़ा दिया, 40 मिनट के लगभग मेरा टाइम लिया इसमें। अगर क्लास ठीक 10 बजे स्टार्ट होती क्लास, तो हम इसको आज एक कम से कम साउथ अमेरिका के साथ अंटार्कटिका पढ़ गए होते हैं, ना। तो कोई बात नहीं, कल ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दो मार्क्स करते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर नॉर्थ अमेरिका, एक क्लास में अफ्रीका, ठीक है ना, एक क्लास में यूरोप, और दो क्लास में हम एशिया करते हैं। तो 4-5 क्लास हो लेंगे, 4 से 5 क्लास लगेंगी। मैं कोशिश करता हूँ 2 घंटे का अगर स्लॉट हो जाए ना, कल देखते हैं, कल अगर हो पाए संभव तो कल हम 2 घंटा लेकर के क्लास को, और 2-3 माध्यम, कल 3 माध्यम, ठीक है। थैंक यू भाई, समय कम है, प्लीज आप समय की नज़ाकत को समझते हुए आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। आप देखो मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी आप इतना प्रेम से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो, है ना। बढ़िया से पढ़ो, जो तो मेरी तरफ से मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, उससे कोई भी ग्लो कर जाएगा, है कि नहीं।